अब हम लोग लाइव है। संचालिका महोदया से आग्रह है कि आप अपना कार्यक्रम आरंभ करें। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस संचालन का भार सौंपने के लिए। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर गीता दुबे मैम और सुषमा दीदी तो हैं ही हमारे साथ, और कामायनी मैम भी। बिल्कुल बिल्कुल हंस रही हैं दीदी। प्रेमचंद जयंती के इस अवसर पर आप सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मेरा स्वागत करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं खुद का स्वागत दे रही ऐसी हूँ। बात नहीं है, हम सभी आपका स्वागत बिल्कुल करते हैं तहे स्वागत दिल है, से। मैंने स्वागत कर दिया। बिल्कुल। और फेसबुक लाइव पे जितने भी अतिथिगण या फिर जितने भी श्रोता हम लोग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं प्रेमचंद जयंती से कि 1880 31 अगस्त जो कि आज का दिन है, इनके जन्म के बाद से ही हमने समाज के यथार्थ रूप को देखना शुरू कर दिया था। मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है, आप बोलिए। बिल्कुल और दीदी। आपको सुधार दूं, आज 30 1880 अगस्त है। 30 अगस्त 31 जुलाई बिल्कुल है। बिल्कुल दीदी, 30 31 अगस्त जुलाई 31 के दिन जुलाई इनका है आज। जन्म हुआ था। आज हम 30 जुलाई को ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन 31 अगस्त 1880 के बाद से हमने समाज को यथार्थ रूप में देखना शुरू कर दिया था। प्रेमचंद्र ने ऐसा आईना ही हमें दिखा दिया था। अगर हम एक तरह से देखें तो प्रेमचंद्र जी इस व्यवस्था को हमारे सामने लाने का एक आईना प्रस्तुत करते हैं, जो सच्चाई है वो प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा इस व्यवस्था को हमारे सामने लाने की जिम्मेदारी उठाई थी। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा भी था कि मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ लिख न लूं मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। अपनी लेखनी के द्वारा उन्होंने अपनी छाप कहाँ नहीं छोड़ी थी, चाहे स्त्री विमर्श हो, चाहे दलित चेतना हो। प्रेमचंद्र के बारे में अगर मुझे कहने का और भी मौका जब कभी वक्ता के रूप में मैं आऊं, तो पूरा मैं शाम बिता दूं कहने के लिए, क्योंकि वे मेरे रग रग में बसे हुए हैं। इसके साथ ही मैं ज्यादा अभी फिलहाल कुछ नहीं कहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर गीता दुबे मैम, निकिता पांडे, सुषमा नमस्कार। कनुप्रिया और अनामिका मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी और सर्वप्रथम मैं निकिता पांडे को बुलाना चाहूंगी। एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा है, पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय से, जो प्रेमचंद्र पर दलित चेतना पर अपने वक्तव्य रखेंगी। निकिता। बहुत बहुत धन्यवाद दी। शुभ संध्या, नमस्कार। प्रेमचंद की 141वीं जयंती का यह साल है। इस मौके पर शुभजिता की ओर से मुंशी प्रेमचंद जयंती उत्सव का आयोजन शुरू किया गया है। मैं निकिता पांडे यानी आज प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर प्रेमचंद के साहित्य में दलित चेतना विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कुछ इस प्रकार है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है। उन्हें उपन्यास सम्राट, कलम का जादूगर व कलम का मजदूर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। उन्होंने 300 से भी अधिक कहानियों की रचना की है। उनकी कहानियों में तत्कालीन समाज की परिस्थितियों का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण दिखाई देता है। उन्होंने समाज के हर प्रकार के शोषित वर्ग की समस्याओं को अपनी कहानियों के माध्यम से उजागर किया है, चाहे वह दलित हो या स्त्री हो। हर प्रकार के उत्पीड़न, कुंठक को अभिव्यक्ति प्रदान की है। समाज की प्रमुख समस्याओं में से मानव की संकीर्ण मानसिकता व निर्दयता का परिचय देती है जातिवाद की समस्या। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में अछूत व दलित समझे जाने वाले वर्ग की दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण किया है। उनके द्वारा लिखित ठाकुर का कुआं, सदगति, कफन, घास वाली, सौभाग्य के कोड़े व विध्वंस आदि कहानियां दलित समाज के शोषण, दुख व पीड़ा को प्रदर्शित करता है। जातिगत भेदभाव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है हम जानते हैं। वेद व पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में जाति तथा वर्ण भेद की उत्पत्ति के साक्ष्य मिलते हैं। कहीं पर इसका आरंभ ब्रह्म के विभिन्न अंगों से उत्पन्न होना बताया गया है, तो कहीं पर मानव के व्यवसाय को इसका आधार बनाया गया है। मनुस्मृति में भी हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। प्राचीन समय में इस जाति भेद का कारण जो भी रहा हो, किंतु वर्तमान समय में
जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर किया जाता है। जन्म के आधार पर ही उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सभी वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, तो उसे पवित्र माना जाता है। और इसके विपरीत निम्न जाति में पैदा होने वाले मानव को अछूत व दलित समझा जाता है। यह हमारे देश की धार्मिक विडंबना है कि एक तरफ तो ये माना जाता है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, वहीं दूसरी तरफ ईश्वर की रचना में धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है। प्रेमचंद ने दलितों के प्रति समाज के इस निकृष्ट दृष्टिकोण को अपनी कहानियों से चित्रित किया है। दलित पुरुष और स्त्रियों का शोषण व उत्पीड़न भी दर्शाया गया है। परिवार के आर्थिक जीवन यापन का आधार पुरुष को माना जाता है। पुरुष धन कमाकर लाता है और स्त्री को उस धन से अपने घर का पालन पोषण करना होता है। धीरे धीरे इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। स्त्री भी अब हर प्रकार के कार्य करने लगी है, व्यवसाय में उसका स्थान बनने लगा है, शिक्षा के क्षेत्र में उसकी प्रगति होने लगी है। परंतु हमारे देश में व्यापक स्तर पर अभी भी यही व्यवस्था सर्वमान्य है। दलित व अछूत माने जाने वाले पुरुषों को आर्थिक रूप से निम्न वर्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें धर्म के दांव पेच में इस प्रकार फंसा दिया गया है कि वे अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें केवल साफ सफाई, मजदूरी, जमींदार के खेतों की देखभाल जैसे निम्न श्रेणी के कार्यों तक ही सीमित तक रखा गया है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा में ज्यादातर बच्चे जो उत्तीर्ण हो रहे हैं वे किसान के बेटे, मजदूर वर्ग के बेटे, वो सब उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। वे अपनी अंतरात्मा से स्वयं को दीनहीन व तुच्छ मान ले। उनके स्वाभिमान रूपी बीज को इतना जला दिया जाता है कि वह कभी प्रस्फुटित ही ना हो पाए। सदगति कहानी का अछूत पात्र दुखिया अपनी बेटी की सगाई के लिए शुभ लगन के लिए पंडित के पास जाता है, लेकिन पंडित क्या करता है, वह उसे सारे काम करवा लेता है, लेकिन उसे पैसे तक नहीं देता, ना ही उसे खाना देता है। वह बेचारा इसी दुख में अपनी जान गंवा देता है। फिर भी उससे मृत्यु तक, अंत तक कफन के लिए कोई पूछता तक नहीं। उसकी मृत्यु बड़ी ही भयावह होती है और यह समाज में एक संदेश देती है कि मजदूर वर्ग इतनी मेहनत करते हैं परंतु उन्हें उनके मूल्य का कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। वह बेचारा दिन भर भूखे पेटे सारे काम निपटाने की कोशिश करता है। जब वह थककर चूर हो जाता है तो वह चिल्लम जलाने के लिए आग मांगने पंडित के द्वार पर चला जाता है। पंडिताई ने कछूत के द्वारा घर अशुद्ध कर देने पर बवाल मचाती है। वह पोथी पत्रों के फेर में धर्म तरम किसी बात की सुधी नहीं रही। इस बात को इस व्यवस्था से बोलती है कि तुम तो चमार हो, तुम मेरे घर आकर तुमने मेरे घर को अशुद्ध कर दिया, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं पूरे घर को पवित्र करूंगी। और इस बात से पंडित को भी वह बहुत कुछ सुना देती है। वह बेचारा ये सब बातें सुनकर स्वयं ही अपने आप को दुत्कारने लगता है। वह अपने मन में सोचने लगता है कि क्यों वह उसके घर गया, अगर उसे जरूरत होती तो वह गांव के किसी व्यक्ति से मांग लेता, या वो पीता ही नहीं चिल्लम, वह सिर्फ काम करते रहता। वहां पंडिताइन कहती है कि माता मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैं घर में चला आया, चमार की अकलें ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। कहानी के अंत में वह बेचारा लकड़ी काटते काटते मर जाता है और उसकी लाश को खेत में फेंक दिया जाता है। इससे साफ प्रदर्शित होता है कि पिछड़े व अछूत वर्ग को कितनी अमानवीयता व निर्दयता से प्रताड़ित किया गया है। उनके अंदर स्वाभिमान के भाव के स्थान पर दीनता का भाव भर दिया जाता है और इस भाव से वह ग्लानि से मर जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। दलितों को मंदिर में प्रवेश, ब्राह्मण आदि उच्च जाति के द्वार पर जाने, उनके कुएं से पानी पीने जैसे सभी कार्यों की अनुमति नहीं थी। उनकी उस अपेक्षित स्थिति की एक झांकी हमें प्रेमचंद जी की कहानी ठाकुर का कुआं में दिखाई देती है। इस कहानी में बीमार जोखू प्यास लगने पर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है क्योंकि दलितों के कुएं में कोई जानवर मर गया है। गांव के बाकी दो कुओं में से एक ठाकुर का है और दूसरे साहू का है। वह मजबूर है कि वह किसका पानी पिए। पानी पीने के लिए भी मजदूरों को सोचना पड़ता है। जब उसकी पत्नी गंगी उसे गंदा पानी पीने से मना करती है और कहती है कि वह उसके लिए ठाकुर के कुएं से पानी ले आएगी, तब जोखू उसे मना करता है और कहता है, हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा, बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने भी नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। जीवन की अन्य सुविधाओं से वंचित होने के साथ साथ उन्हें भगवान के मंदिर में भी प्रवेश होने नहीं दिया जाता। माँ अपने बच्चे की सकुशलता के लिए प्रार्थना करने मंदिर में नहीं जा पाती। वह भगवान की पूजा सामग्री भी जुटाने के लिए नहीं जा पाती। अपने चांदी के कड़े बेच पुजारी से प्रार्थना करती है,
और यहाँ तक कि चोरी मंदिर में प्रवेश की कोशिश भी करती है, परंतु पकड़ा जाने पर उन्हें दंड दिया जाता है, कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। पहले तो ये विडंबना भी थी कि जो भी शूद्र अगर मंदिर के पास से गुजर जाता है तो उनके कान में खौलता हुआ तेल डाल दिया जाता है। तो पहले से लेकर अभी भी कई कई जगहों पे ऐसी चीजें होती हैं। कहानी के अंत में उसे व उसके बच्चों को भीड़ द्वारा मार दिया जाता है और इसके तलाश में उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वह भी अपने प्राण त्याग देती है। प्रेमचंद जी की यह कहानी पिछड़े वर्ग की करुणा व वेदना तथा उच्च वर्ग की निर्ममता को दर्शाती है। अछूतों व दलितों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं और अशिक्षित हैं। इन सभी कारणों से वे अपवित्र हैं और अछूत हैं। अगर वे किसी पवित्र स्थान पर चले गए तो वह स्थान अपवित्र हो जाएगा, उसका शुद्धिकरण करना होगा। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज में ये सब व्यसन करने वाले भी पवित्र बने रहते हैं, क्योंकि वर्ण भेद ऋषियों के द्वारा ही बनाए गए हैं। उच्च वर्ण की ये सोच उनके स्वार्थ, क्रूरता व घिनौनेपन को चित्रित करती है। मंत्र कहानी में पंडित लीलाधर द्वारा अछूतोद्धार की बातें भी सामने लाई गई हैं। अछूत बस्ती के लोग तनमन से घायल कर दिए जाते हैं और उसकी सेवा में अपने जीवन दान दे देते हैं। इसके बाद पंडित सोचता है कि मैं जिन लोगों को नीच समझता था, जिनके द्वारा मेरे बीड़ा का उद्धार हुआ, वे मुझसे कहीं ऊंचे हैं। इस कहानी से अछूत समझे जाने वाले लोगों की निस्वार्थ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद की कहानियों से पता चलता है कि अछूतों को सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्तर पर इतना प्रताड़ित किया गया है कि उन्होंने इस अत्याचार को सहन करना सीख लिया है और अपनी नियति भी इसी में मान ली कि मेरे साथ तो यही होगा। उनकी सारी जिंदगी साहूकारों व महंतों का कर्ज चुकाते चुकाते बीत गई और उनके बच्चों पर भी यही नियम लागू होता गया है। इस प्रकार यह परंपरा चलती रहती है। वे प्यास व बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। वे मंदिर के द्वार पर भी नहीं जा सकते क्योंकि इससे भगवान अपवित्र हो जाते हैं। इस प्रताड़ना व अत्याचार को सहन करते हुए कभी कभी उनके मन में कर्म व खुशहाल जीवन के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसका वर्णन कफन कहानी में किया गया है। यह कहानी आलोचना की दृष्टि से बहुत ही चर्चित रही है। इस कहानी के आधार पर प्रेमचंद पर आरोप लगाया जाता है कि वे दलितों के सच्चे समर्थक नहीं हैं और ये भी कहा जाता है कि वे अच्छे घर में पैदा हुए इसलिए वे इन सब चीजों को नहीं समझ सकते। लेकिन सच बात यह है कि प्रेमचंद एक गरीब घर में पैदा हुए थे और वे समाज की सभी चीजों को बड़ी गौर से देखते हुए अपनी कहानियों में से उतारे हुए हैं। इस कहानी में घीसू और माधव गरीब व कामचोर पिता पुत्र है जो कि पूरे गांव में बदनाम है। वे दोनों आलू खाते रहते हैं और माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा के कारण तड़पती रहती है और इसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। पर न उसका पति उसने देखने जाता है, न ही उसका ससुर देखने जाता है। ये दोनों इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि अगर कोई चला गया तो वो उसका आलू खा लेगा। तो ये भी एक समाज की दयनीय स्थिति है कि खाने के लिए हम अपने ही घर की एक जो कि हमारे घर का पालन पोषण करती है, उसकी मृत्यु पर भी हम उसे देखने नहीं जाते। खुशी खुशी हम अपने खाने को तवज्जो देते, न कि उस इंसान को। कहीं ना कहीं उनकी बेकारी व कामचोरी का मूल कारण पक्षपात व अन्याय है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने घीसू और माधव के विषय में कहा है कि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी न भी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हमारे समाज में स्त्री होना तो चुनौतीपूर्ण और अभिशाप के समान है। स्त्री को पितृसत्तात्मक समाज के संघर्ष में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। दलित स्त्री को स्त्री होने के साथ दलित व गरीबी होने की भी दशा झेलनी पड़ती है। प्रेमचंद जी ने दलित स्त्री की दयनीय व करुणापूर्ण स्थिति का मार्मिक चित्रण अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। मंदिर कहानी में अछूत सुखिया अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए हर संभव प्रयास करती है। लोगों के द्वारा मारे जाने पर जब उसके बीमार पुत्र की मृत्यु भी हो जाती है, तब वह ममतामयी मां क्रोध में भरकर भीषण भीड़ को दुत्कारते हुए कहती है, पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर अब दूर क्यों खड़े हो? मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, पारस लोहा तो नहीं हो जाता। यह कहते हुए वह अपने प्राण त्याग देती है। इसी प्रकार से ठाकुर का कुआं कहानी में दलित स्त्री गंगी अपने आप को जोखिम में डालकर अपने पति के लिए ठाकुर के कुएं से पानी भरने जाती है। एक तरफ से तो दलित स्त्री को अछूत समझा जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें भोग व विलास की वस्तु समझकर उनका दैहिक शोषण भी किया जाता है।
ठाकुरों की इसी मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए गंगी कहती है, कभी गांव में आ जाती है तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर घास वाली लौटने लगती है, परंतु यह घमंड कि हम ऊंचे हैं। घास वाली कहानी में ठाकुर चैन सिंह मूलिया के सौंदर्य पर मुग्ध है। वह उसे भोग की वस्तु समझता है, इसलिए सोचता है नीची जातों में रूप माधुर्य को इसके सिवा और काम ही क्या है, वह ऊंची जाति वालों का खिलौना बने। जब वह मूलिया के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखता है तो मूलिया उसे जली कटी बातें सुना देती है। मूलिया के स्वाभिमान व अभिमान के समक्ष उसका अहंकार नष्ट हो जाता है, उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसके मन में नीची श्रेणी के लोगों के प्रति श्रद्धा व स्नेह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। प्रेमचंद ने दलित स्त्री के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का भी मार्मिक वर्णन किया है और अपनी कहानियों के माध्यम से वह अहिंसा और अन्याय सहन करते हुए भी अपने हर प्रकार के कर्तव्य का पालन निष्ठा से करती है। इसी भाव को उन्होंने दर्शाया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में दलित समाज की तत्कालीन परिस्थितियों का यथार्थ अंकन किया गया है। अभावों व उपेक्षाओं से निर्मित उनका दैनिक जीवन दारुणता व करुणा से भरा हुआ है। उनकी कहानियों के सभी पात्र वास्तविक जीवन से मेल खाते हैं और हमारे समाज में भी ये दिखाई देता है। हम अपने घर से अगर बाहर झांकेंगे और सच में देखेंगे ना, तो ये हर घर की कहानी है। आप गांव में देख लीजिए, कस्बों में देख लीजिए, ऐसी स्त्रियां होती है कि अपनी बातों को भी नहीं पहुंचा पाती। उनके साथ हर दिन क्या हर मिनट शोषण होता है। कभी उनके आंखों से ये दर्द झलक दिखाई पड़ता है तो कभी उनके शरीर के चोटों से यह दर्द दिखाई देता है। तो प्रेमचंद भी इन्हीं सब चीजों को लेकर अपनी कहानियों में वह इस यथार्थ को दिखाते हैं। कहीं भी बोझिलता व बनावटीपन प्रदर्शित नहीं होता। ये कहानियां पढ़ने के बाद सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछड़ी जाति को अछूत मानकर जो अत्याचार किया गया है वह कितना अमानवीय और घृणित है। प्रेमचंद जी दलितों के सच्चे समर्थक थे। अगर उनके मन में ये भावना न होती तो वे अपनी रचनाओं में दलितों की यथार्थ स्थिति का इतना सटीक व उपर्युक्त वर्णन नहीं करते। अपनी कहानियों के द्वारा उन्होंने दलितों पर होने वाले हर प्रकार के अत्याचार को अभिव्यक्ति प्रदान की है और इन सब को अगर हम रोक सकते हैं तो इनकी कहानियों से सीख लेकर जहां भी ये अत्याचार हो रहे हैं उन पर हमें आवाज उठाना है, क्योंकि गलत को देखकर चुप रहना भी अपने आप में एक गलत बात है। तो हम अपने समाज में हो रहे इन सब चीजों के प्रति आवाज उठाएं और प्रेमचंद की कहानियों से सीख लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता। बहुत ही प्रभावी ढंग से और बहुत ही सकारात्मक ढंग से तुमने दलित चेतना को हमारे सामने रखा है। सच में प्रेमचंद्र जी एक जगह कहते भी हैं कि लोग मेरे साथ खेलते गए और उसे मैंने अपने शब्दों में उतारा। यथार्थ जीवन को हमारे सामने लाने के लिए प्रेमचंद्र जी ने क्या नहीं किया था। हमारे समाज ने हमें वर्णों में विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, यानी ये हमारे काम और कर्तव्य के लिए हमें विभाजित किया गया। लेकिन हमने क्या किया, इस समाज को छुआछूत में बदल दिया कि नहीं आप ये काम करते हो तो आप चमार हो, आप डोम हो। तो इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, जिसे पूरी सच्चाई के साथ प्रेमचंद्र जी ने हमारे सामने लाया था। और इसके बाद जैसे कि निकिता ने कहा कि आज सबको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियां मिल रही है, इसकी शुरुआत किसने की थी? इसको बताने की शुरुआत प्रेमचंद्र जी ने की थी। मैं फिर भी अब ज्यादा समय नहीं लूंगी। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी वरिष्ठ कवित्री, आलोचक, स्कॉटिश चर्च कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गीता दुबे मैम, जो स्त्री विमर्श पर अपनी संवेदना को रखेंगी, अपनी बातों को रखेंगी। मैं दीदी से आग्रह करती हूँ कि दीदी कृपया आएं और अपनी बातों को हमारे सामने रखें। सभी को नमस्कार। सुचिता को धन्यवाद, सुषमा त्रिपाठी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रेमचंद जयंती की पूर्व संध्या पर प्रेमचंद पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया है। और जब हम प्रेमचंद और स्त्री विषय पर या प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो अभी निकिता को सुनते हुए बहुत सुंदर पर्चा पढ़ा निकिता ने, और प्रेमचंद किस तरह मानवीय संवेगों को लेकर के चलते हैं, संवेदनाओं के कथाकार हैं,
जहां उनकी नजर से न दलित छूटा है, न शूद्र छूटा है, न स्त्री छूटी है, न शोषित दबे कुचले लोग छूटे हैं। मानो सूरज की किरणें जैसे सभी पर समान रूप से पड़ती हैं, वैसे ही रचनाकार भी अपनी दृष्टि से सबको देखता है, परखता है, आंकता है, अपने हृदय की कोमल संवेदनाओं से अपने पात्रों को गढ़ता है, कहीं उन्हें पठार की तरह, पहाड़ की तरह मजबूत बनाता है, तो कहीं भावनाओं में बह जाने वाला भावुक व्यक्ति बनाता है या उस रूप में चित्रित करता है। तो प्रेमचंद के संदर्भ में स्त्री साहित्य या स्त्री संवेदना पर बात करने के लिए मैं देख रही हूं कि हम कई स्त्रियां यहाँ पर जुटी हुई हैं। सुषमा है, कामायनी है, निकिता ने पेपर पढ़ा, अब पूजा संचालन कर रही हैं, मैं बोल रही हूँ। यानी ये तमाम जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के जिस सख्य की बात की जाती है, हालांकि हमेशा खड़ा कर दिया जाता है, समाज ये कहता है कि जो स्त्री है वो स्त्री की शत्रु होती है। हमारे परम आदरणीय तुलसीदास जी ने कहा भी है, नारी न मोह नारी, मोह न नारी नारी के रूपा। और लोग इसी को आधार बना के कह देते हैं कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती है। लेकिन आज मैं देख रही हूं कि किस तरह तमाम स्त्रियां जो हैं वो यहाँ पर जुटी हुई हैं, एक सख्य के बंधन में बंध करके अपने समय के एक अप्रतिम साहित्यकार पर, बहुत बड़े कथाकार पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि निकिता बोल रही थी कि प्रेमचंद जब देखते हैं, कथाकार के रूप में लिखते हैं, अपने आसपास के जीवन को देखते हैं, तो उनकी दृष्टि से जीवन का कोई यथार्थ नहीं छूटता है। सही बात है। हालांकि आज हम स्त्री विमर्श की बात कर रहे हैं या दलित विमर्श पर बात हो चुकी है, निकिता कर चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि जिस दौर में प्रेमचंद लिख रहे थे उस समय ना स्त्री विमर्श की शुरुआत हुई थी पारंपरिक तरीके से। स्त्री आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी, उसे हम 1970 के दशक का नारा मानते हैं। 1970 के दशक से हम मानते हैं कि स्त्री विमर्श की शुरुआत होती है। उसके पहले कई बिल पास होते हैं। सती प्रथा को रोकने के लिए बिल पास होता है। बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, विधवा विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे। यहाँ एक सरला रानी देवी है, 1910 में एक संगठन कायम करती हैं महिलाओं के हित में। लेकिन स्त्री विमर्श की विधिवत शुरुआत नहीं होती है। स्त्रियां भाग ले रही थी, बहुत सारे मोर्चों पर जूझ रही थी। आपने देखा कि आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर स्त्रियों ने भाग लिया। स्वयं प्रेमचंद की जो पत्नी है शिवरानी देवी, वह भी जेल जाती हैं। तबीयत खराब होती है, बुखार होता है, उसे छिपाती है प्रेमचंद से और अपने देश सेवा के कार्य को कायम रखती है। अब हम प्रेमचंद पर आए तो आप अब ये सोचिए कि जिस दौर में इस तरह के विमर्श की शुरुआत नहीं हुई है, उस दौर में अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है तो निसंदेह वह अपनी दृष्टि से जिन चीजों को देख परख रहा है उसे सहानुभूति के साथ हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहा है। प्रेमचंद की जो पहली कहानी है वो प्रकाशित होती है 1900, हिंदी में जो पहली कहानी मानी जाती है 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है और इस कहानी का नाम है सौत। कभी अवसर मिले तो इसे पढ़िए। छोटी सी कथा है। प्राय देखा जाता है भारतीय समाज में कि अगर पत्नी को कोई संतान न हो तो पति का दूसरा ब्याह बड़े आसानी से हो जाता है। हालांकि आजकल हम लोग बहुत आगे बढ़ाए हैं, इन चीजों को पीछे छोड़ आए हैं। अब तो सेरोगेसी का युग है। और हालांकि मैं ये नहीं कहती कि सेरोगेसी भी बहुत अधिक प्रचलित है, उच्च वर्ग में प्रचलित है, हर जगह ये प्रचलित नहीं है। लेकिन एक जमाने में ये आम बात हुआ करती थी कि वह मध्य वर्गीय परिवार हो और उच्च वर्गीय परिवार अगर हुआ, वहां बहुत संपत्ति हुई और संपत्ति का वारिस चाहिए, उसे संभालने वाला चाहिए, तो भाई संतान की कामना सबको होती है, तो पति का दूसरा ब्याह करा दिया जाता। और वो कहानी दिखाती है कि गोदावरी नामक स्त्री पात्र अपने पति की दूसरी शादी कराती है, अपने घर में सौत लाती है। अब आप देखिए कि भारतीय समाज को अगर हम थोड़ा सा देखने समझने का प्रयास करें तो यहाँ एक कहावत चलती है, सौत तो सोने की भी बुरी होती है।
लेकिन गोदावरी अपनी इच्छा से बड़े हुलास के साथ अपने सौत को घर में लाती है ताकि उसके घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। और कहानी फिर नारी सुलभ ईर्ष्या द्वेष में बदलती हुई नजर आती है, जो स्वाभाविक था। गोदावरी शासन करना चाहती है नई बहू पर। नई बहू क्यों शासन स्वीकार करे, घर में रास्ता कसनी शुरू होती है, जैसा कि आम घरों में होता है। बिल्कुल एक जो यथार्थ स्थिति होती है, जो स्वाभाविक स्थिति होती है, वो इस कहानी में है। लेकिन कहानी का अंत जो है वो आपको तकलीफ से भर देता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जब गोदावरी देखती है कि घर में उसकी कोई जांच पूछ नहीं है, कोई उसकी बात नहीं पूछता है, पति जिसकी शादी उसने बड़े हौसले के साथ की थी वो भी कहता है कि तुम चली क्यों नहीं जाती है, तुम मर क्यों नहीं जाती। संवादों पर मैं नहीं उलझूंगी, कथा पे को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और अंततः गोदावरी घर छोड़ के चली जाती है और गोदावरी आत्महत्या कर लेती है। तो ये है स्त्री की जो वास्तविक स्थिति थी, उसे प्रेमचंद रख रहे थे। कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं, ये हमारी आलोचना ये सिद्ध करती है कि प्रेमचंद का जो साहित्य है वो स्त्री के पक्ष में खड़ा होने वाला साहित्य है। निकिता, दलित के पक्ष में खड़ा होने वाला साहित्य है। आज आप किसी भी दलित विमर्शकार से अगर पूछें तो वो शायद इसकी गुंजाइश से इनकार करेगा। उसी तरह स्त्री को लेकर के ऐसा नहीं था कि प्रेमचंद नहीं सोच रहे थे, वह बिल्कुल सोच रहे थे। स्त्री को लेकर के वो किस्से, कहानियां, उपन्यास ही नहीं लिख रहे थे, वह लगातार लेख लिख रहे थे। एक लेख है मेरे सामने, उसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी और उसके बाद अपनी बात में आगे बढ़ाऊंगी। फरवरी 1931 में वह एक लेख लिखते हैं, नारी जाति के अधिकार, और उसमें वो लिखते हैं, पुरुषों ने नारी जाति के स्वत्वों का अपहरण करना शुरू किया, लेकिन राष्ट्रीयता और सद्बुद्धि की जो लहर इस समय आई हुई है वह इन तमाम भेदों को मिटा देगी और एक बार फिर हमारी माताएं उसी ऊंचे पद पर आरूढ़ होंगी जो उनका हक है। यहाँ प्रेमचंद क्या कल्पना कर रहे हैं, हमारी माताएं उसी ऊंचे पद पर, यानी नारी के लिए जो आसन है वह उसी स्वर्गीय देवी का आसन है। लेकिन उसके बाद अपने इस लेख में प्रेमचंद स्त्रियों की समस्याओं को लेकर और कुछ बात करते हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए कुछ नुक्ते देते हैं। उसमें से एक आध नुक्ते अगर हम देखें तो वो जो नुक्ते सुझाते हैं स्त्री जीवन के परिवर्तन के लिए वो इस प्रकार है। एक विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए समान रूप से लागू हो। आप देखिए, आप गोदान देखिए, उनकी बहुत सारी कहानियों को देखिए, वहां पुरुष की स्वेच्छाचारिता दिखाई गई है। जो समाज में था उसे प्रेमचंद ने ज्यों का त्यों वर्णित किया है। इसलिए वह एक विवाह का नियम चाहते हैं। इसके साथ वह यह भी चाहते हैं पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार हो। आप गबन की रतन को याद कर लीजिए कि किस तरह पति की मृत्यु के बाद जो संपत्ति है उस पर उसका कोई हक नहीं है। भतीजा उसके खर्च के लिए कुछ रुपए देना चाहता है और रतन चित्कार करती है और कहती है कि ये नियम किसने बनाया, किसने इस तरह के नियम गढ़े जहां पति की संपत्ति पर स्त्री का कोई हक नहीं है। इसके अलावा प्रेमचंद कहते हैं पिता की संपत्ति पर पुत्रों पुत्रियों का समान अधिकार हो। वो तलाक कानून की भी बात करते हैं, तलाक कानून जारी किया जाए और स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए समान हो। तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी संपत्ति पाए और यदि मौरूसी जायदाद हो तो उसका भी एक अंश। अब ये सारे जो हैं वो प्रेमचंद के लेखों के विचार हैं। अब हम प्रेमचंद के साहित्य पर लौटते हैं। ऐसा नहीं कि प्रेमचंद का जो साहित्य है वह स्त्री के प्रति सहानुभूतिशील नहीं है, लेकिन फिर वही एक शब्द है जिस पर हमारी टेक अटकती है, वह है सहानुभूतिशील। प्रेमचंद इन तमाम क्रांतिकारी नुक्तों को रखते हुए भी स्त्री के लिए जो रास्ता दिखा रहे थे वह रास्ता किसी आंदोलन का रास्ता नहीं था, इसे आप याद रखिए। और शायद मैं इसीलिए शायद शब्द का प्रयोग कर रही हूं, ये प्रेमचंद की अपनी सीमा भी है और संभवतः उनके समय की भी सीमा है कि शायद वो उस आंदोलन की बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पहले के दौर में, जैसे अभी मैंने सरला रानी का उदाहरण दिया, आंदोलन तो हो रहे थे, छिटपुट तौर पर ही सही हो रहे थे, लेकिन प्रेमचंद जो आदर्श गढ़ते हैं वहां
स्त्री का वही पारंपरिक आदर्श है जहां वह अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए मर मिटे। जब मैंने मर्यादा शब्द लिया का उच्चारण किया तो प्रेमचंद की एक कहानी है मर्यादा की बेटी, उसकी मुझे याद आ गई। राजपूती शान बान की वो कहानी है। दो राजकुमार हैं, एक राजकुमारी को पसंद करते हैं, दूसरा को उसे हर ले जाता है और अंततः क्या होता है, अब वो राजकुमारी जो है वह अपने जिसे प्रेम करती है उसके प्रति समर्पण की डोर मन में लिए हुए है। जिसने हरण किया उसे स्वीकार नहीं कर पा रही है, और हरण क्यों किया गया, ताकि खून की नदियां बहने से बच जाएं। लेकिन फिर वही कहानी का अंत क्या होता है, राजकुमारी पति और प्रेमी के बीच में झूलती हुई, प्रेमी उसे लेने के लिए आता है, भगा ले जाने के लिए वो नहीं जाती है, वह अपनी जान दे देती है और प्रेमी अपनी जान दे देता है। बहुत सारी प्रेमचंद की ऐसी कहानियां हैं। बेटों वाली विधवा कहानी को आप याद कीजिए। उपन्यासों में भी कई ऐसे प्रसंग मिलेंगे जहां पर उनके पात्र जो है ताबड़तोड़ आत्महत्या करते हैं। मतलब कोई और विकल्प अगर नहीं सूझ रहा है तो अपने पात्रों को आदर्श की रक्षा के नाम पर आत्महत्या के कगार तक लाके खड़ा करो। मैं मुक्तिबोध की कहानी की बात करना चाहूंगी। प्रश्न स्वाभाविक है, प्रेमचंद की बात हो रही है, मुक्तिबोध का प्रसंग कहां से आया? क्योंकि मैं आत्महत्याओं की बात कर रही हूं तो जिंदगी की कतरन नामक एक मुक्तिबोध की बहुत मार्मिक कथा है। मार्मिक मैं इस संदर्भ में कह रही हूं कि वहां भी एक आत्महत्या घटित होती है, लेकिन आत्महत्या कहानी के अंत में नहीं घटित होती। जैसा कि प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों, बहुत सारी उपन्यासों में होता है कि आत्महत्या एक अंतिम विकल्प की तरह आता है। मर्यादा की रक्षा के लिए आत्महत्या का विकल्प, प्रेम की रक्षा के लिए आत्महत्या का विकल्प, आत्मनिर्वासन। तो प्रेमचंद के साहित्य की बहुत सारी स्त्रियों के भाग्य में, लेखे में प्रेमचंद ने यह आत्मनिर्वासन का दुख लिख दिया है। मुक्तिबोध की कहानी पर क्षण भर बात कर लूं, वो उसकी शुरुआत भले आत्महत्या से होती है, लेकिन कथाकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बड़ी व्यग्रता के साथ आत्महत्या के तमाम कारणों पर विचार करता है और कहता है कि जब तक ये कारण रहेंगे तब तक आत्महत्याएं होंगी। लेकिन आत्महत्या कभी जीवन का विकल्प तो नहीं हो सकती। आज के संदर्भ में हम खड़े होकर के हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी, जबकि हम देख रहे हैं कि हम डिप्रेशन के दौर से हमारी पूरी युवा पीढ़ी जूझ रही है, आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, तो एक कथाकार जब लिख रहा है, अपने समय को प्रतिध्वनित करते हुए लिख रहा है, जिसे हम स्त्री के प्रति संवेदनशील पाते हैं, लेकिन जरा हम उनके जीवन को भी देखें तो प्रेमचंद ने क्या अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्हें स्त्रियों से ऐसा नहीं है कि बहुत सहानुभूतिशील आचरण मिला था। उनके व्यक्तिगत जीवन पर जाएं, दो एक घटनाएं मैं सुनाऊंगी। उनकी विमाता थी, आप सभी जानते हैं, और प्रेमचंद पर लिखी गई शिवरानी देवी की किताब है प्रेमचंद घर में। आप प्रेमचंद को समझना है तो उस किताब को भी पढ़िए। कलम का सिपाही तो खैर आप पढ़ेंगे, लेकिन उसे भी पढ़ने की जरूरत है। वहां एक घटना का जिक्र किया है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बचपन का, और निश्चित रूप से उन्होंने प्रेमचंद से सुनकर, जानकर उन घटनाओं का जिक्र किया होगा कि उनकी विमाता थी और खाने पीने का कैसे ध्यान रखती होंगी, वो तो हम सभी जानते हैं। जैसा कि विमाता हमारे समाज में हम समझ लेते हैं कि बन गई है। तो एक बार उनके पिता के एक दोस्त उन्हें बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि भाई कैसे हो, तुम्हें खाना वाना मिलता है कि नहीं, ठीक ठाक, घी भी मिलता है कि नहीं। और प्रेमचंद रो पड़ते हैं, कुछ कहते नहीं है। और दूसरे दिन वो क्या देखते हैं कि उनकी विमाता ने उनकी दाल में कच्चा घी डाल दिया है। वो कहते हैं कि कच्चा घी क्यों डाला? तो विमाता कहती है कि तुम्हें तो रोते फिरते थे। उसके बाद अपनी पहले स्त्री, चूंकि वह बहुत चेचकरू थी या जो भी बहुत सारे उनके कारण थे, उन्होंने उस स्त्री से निजात पाई थी, वो चली गई थी रूठ कर। प्रेमचंद कभी उन्हें बनाने नहीं गए। अब वही प्रसंग जो दाल में घी वाला प्रसंग है, वो शिवरानी देवी अपनी जीवन का भी वर्णित करती है। मैं प्रेमचंद की को पूरी समग्रता में समझने के लिए ये प्रसंग रख रही हूँ कि एक बार प्रेमचंद खाने के लिए बैठते हैं और दाल में घी नहीं है। कहते हैं दाल में घी क्यों नहीं डाला? शिवरानी देवी कहती हैं कि घर में घी हो तब ना, और वो रूठ करके उठ जाते हैं। स्त्रियों के प्रति इतना सदैव पुरुष, इतना सहानुभूतिशील पुरुष, जो अपनी कथा कहानियों में स्त्री की व्यथा कथा की लड़ियां गूंथ रहा हो, आंसू बहा रहा हो। खैर राग द्वेष या फिर गुस्सा क्रोध
जीवन का अंग है, उठ जाते हैं। और उसके बाद शिवरानी देवी बताते हैं कि किस तरह वह अपने गांव से घी मंगाती हैं और दोपहर की धूप में बैठकर मूंग खुद पीसती हैं, मूंग दाल पीसती हैं, हलवा बनाती हैं, मुंगौड़िया बनाती हैं और जा करके कहती हैं कि खाओ। वो कहते हैं अभी खाने का जी नहीं है, तब वो कहती अभी तक मैंने भी कुछ नहीं खाया है। और अंततः इस पर टिप्पणी चढ़ती है शिवरानी देवी कि मेरी ये धमकी काम कर गई। और यही प्रसंग उनकी कहानी बड़े घर की बेटी में भी आती है। ये कहानी मैं कक्षा में पढ़ाती रहती हूँ, इसलिए कहानी बिल्कुल दिमाग में ताजा है। बड़े घर की बेटी कहानी में हम देखें कि छोटी सी बात पर जो चरित्र है बड़े घर की बेटी, उसे उसका देवर मार बैठता है लाल बिहारी, और अंततः सब कुछ संभल जाता है। और प्रेमचंद उस कहानी को कैसे समाप्त करते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो प्रेमचंद के साहित्य के ये दो सिरे हमारे सामने हैं, या तो आदर्श पर, मर्यादा पर कुर्बान हो जाओ, मर्यादा की रक्षा करते हुए प्राण भी देना पड़े तो दे दो, या फिर आत्महत्या कर लो। तो ये मैंने आपके सामने रख दिया है। मैं ऐसा नहीं कहती कि प्रेमचंद ने स्त्रियों को लेकर लिखा नहीं, लेकिन प्रेमचंद लगातार एक ऐसा रास्ता तलाश करते रहे। मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने अपने परिवार को टूटते हुए देखा था। जिस दौर में प्रेमचंद लिख रहे थे वो संयुक्त परिवारों की टूटन का दौर था, और उस संयुक्त परिवार को बचा लेने की एकमात्र जिम्मेदारी किसकी मानी जाती थी? स्त्री के त्याग पर। बिन घरनी घर भूत का डेरा, यानी स्त्री ही घर को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री ही घर को नर्क बना सकती है। तो ये सारी जो सूक्तियां हमारे समाज में चलती है, कहावतें, ये कहानियां, इन कहानियों को, इन सूक्तियों को प्रेमचंद ने अपने साहित्य में बड़े आकर्षक ढंग से, बड़े यथार्थ ढंग से पिरोया है। ऐसा नहीं कि वो जो लिख रहे थे वो सच नहीं था, वो सच था, लेकिन एक बड़े कथाकार से। मैं यहाँ प्रेमचंद की मूर्ति को विध्वंस करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये सवाल सामने रख रही हूँ कि अपने समय के एक बड़े कथाकार से, जो तिलिस्मी अय्यारी की दुनिया से निकल करके आया हुआ कथाकार है, जो यथार्थ की कहानियां लिख रहा है, आम जीवन की संवेदना की बात कर रहा है, उससे हम इतनी उम्मीद तो कर सकते थे कि वो जो कुछ कहेगा वो सशक्त होकर के कहेगा। प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री के लिए, दलित के लिए भी किसी सशक्त स्वर का अभाव है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढुलमुल नजर आते हैं, मध्यम मार्ग तलाशते हैं, यानी स्त्री को उसका स्वत्व मिले और स्त्री का परिवार बना रहे, स्त्री अपने स्वाभिमान के साथ जिए। लेकिन स्त्री का एकमात्र स्वाभिमान क्या है? मर मिटना। कहीं प्रेमचंद अंधविश्वासों को खंडित करते हुए दिखाई देते हैं। दो कहानियों की मैं बात करूंगी, सुहाग का शव और सुहाग की साड़ी। सुहाग की साड़ी कहानी में विलायती कपड़ों की होली जला रही है और कहानी की जो नायिका है वो अपनी सुहाग की साड़ी देते हुए कतराती है, लेकिन प्रेमचंद उस अंधविश्वास पर प्रहार करते हैं। वो सुहाग की साड़ी जलती है और लोगों के सामने एक नया आदर्श गढ़ती है कि किस तरह बड़े लोग जो हैं वो शुभ अशुभ को नहीं मानते। लेकिन वही प्रेमचंद सुहाग का शव कहानी लिखते हैं तो वहां एक गांव की भोली भाली स्त्री जो अपने पति को विदेश पढ़ने के लिए भेज रही है, वह कहीं ना कहीं अपने पति पर विश्वास भी कर रही है और उसके बाद पति को खोजने के लिए इतनी सक्षम है कि अकेले वो विदेश चली जाती है। लेकिन वहां जाकर के जब देखती है कि पति दूसरी स्त्री में अनुरक्त है, उसे विवाह कर रहा है, वहां तलाक का प्रश्न उठता है। प्रेमचंद तलाक की बात कर रहे थे अपने लेखों में। गोदान में भी देखिए मिसेस मालती कहती है कि तलाक का बिल पास होने वाला है, तो वहां तलाक का प्रश्न भी उठता है। लेकिन उस तलाक के प्रश्न को प्रेमचंद कैसे शमित करते हैं? कहानी की जो नायिका है सुभद्रा, वो कहती है कि बहुत सारी देवियां विदेशों में इस बढ़ते हुए तलाक से खुश नहीं हैं। अर्थात प्रेमचंद अपने लेखों में कुछ और लिख रहे थे। प्रेमचंद गोदान में भी तलाक की बात करते हैं, कहानियों में भी बात करते हैं, जिस लेख का मैंने उदाहरण दिया उसमें भी बात करते हैं, लेकिन वह हर स्थिति में परिवार को टूटने से बचाए रखना चाहते हैं, समाज को टूटने से बचाए रखना चाहते हैं, और इसके लिए बलि होना पड़ता है तो स्त्रियों को।
हम सभी जब तुलसीदास की बात करते हैं और तुलसीदास के तमाम महिमा मंडन की बात करते हुए कहीं ना कहीं उनकी जो पंक्तियां हैं, सुषमा मुझे खत्म करना है, मैं समाप्ति की ओर आ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उनकी जो वो पंक्तियां हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, उसके लिए उनकी आलोचना भी करते हैं। निंदा शब्द का प्रयोग मैं न भी करूं तो आलोचना तो हम करते हैं। कष्ट तो होता है उन पंक्तियों को सुनते हुए, विशेषकर हम स्त्रियों को तो होता है। उसी तरह प्रेमचंद साहित्य में भी कुछ एक ऐसे प्रसंग है। गोदान की बात हम कर रहे थे, 1936 में ये प्रकाशित होता है और कह लें कि उनकी मंगलसूत्र चूंकि वो पूरा नहीं कर पाए थे, उनकी अंतिम कृति है। 1936 में एक और कहानी प्रेमचंद ने लिखी है, दो बहनें शीर्षक से। तो ये जो सोच है वहां पर वो आदर्श के रूप में किसे रख रहे हैं। गोदान में देखिए मिस्टर मेहता का जलसा होने वाला है, तमाम देवियां उस जलसे में मिस्टर मेहता को सुनने के लिए जाने वाली हैं और प्रेमचंद कहते हैं कि उन्होंने, मालती ने आज नए काट का ब्लाउज पहना था, रंग रोगन भरपूर था। यानी स्त्रियां अपने श्रृंगार से, तर्कों से नहीं, श्रृंगार से पराजित करना चाहती हैं। तो अगर स्त्रियों के पास धारदार तर्क हो तो क्या श्रृंगार की बहुत आवश्यकता पड़ती है, या श्रृंगार भला कितनी देर तक प्रभावशाली बनेगा। वहां पर भी जब सरोज कहती है कि हमें नहीं चाहिए पुरुषों का दिया हुआ अधिकार, हम मतलब पुरुषों जो समाज है वैसा नहीं चाहिए, हम विवाह को अपना पेशा नहीं बनाएंगे, हम नहीं चाहते कि पुरुष जो कहे हम करें, वहां घूम फिर करके मेहता उनकी तमाम तर्कों को स्वीकार करते हुए, ये कहते हुए कि आपको मैं देवी कहकर संबोधित करता हूँ, पुरुष तो देवता नहीं है और लेवता है, वो कैसे उसे आप देवता कहेंगी। वहां जो मेहता की एक उक्ति है कि पुरुष अगर स्त्री के गुण अपना ले तो वो महात्मा हो जाए, और स्त्री अगर पुरुष के गुण अपना ले तो वो उल्टा हो जाए। यानी यही समाज जहां पुरुष के लिए अलग आदर्श हैं, स्त्री के लिए अलग आदर्श हैं, और इसकी पुनरावृत्ति उनके साहित्य में घूम फिर करके होती है। इसलिए अपनी बात में इसी से समाप्त करूंगी कि अपने समय का एक बड़ा कथाकार जो सबको लेके लिख रहा था, निश्चित तौर पर उसने स्त्रियों को लेकर के लिखा है, उसकी शिक्षा की बात करते हैं, उनकी आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रवैया थोड़ा सा ढुलमुल जरूर है कि घर परिवार बचा रहे, स्त्री घर में ही शोभा पाए, और वह स्त्री सुलभ जो गुण है, स्त्री सुलभ गुण, उस स्त्री सुलभ गुण में ही वह बधी रहे। जहां प्रसाद लिख रहे थे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल। कितना सुंदर लगता है सुनना। श्रद्धा बनी रहो, देवी बनी रहो, आदर्श की मूर्ति बनी रहो, मानवी मत बनना। मानवी बनोगी तो सवाल सामने रखोगी, और उन सवालों का सामना करते हुए समाज जो है वो आंखें चुराएगा, तुम्हें स्वत्व देने की बात तो करेगा, लेकिन स्वत्व पाकर के कहीं तुम बिगड़ न जाओ। तो प्रेमचंद अपने स्त्रियों को उतनी ही स्वाधीनता देते हैं जिस स्वाधीनता से परिवार छरित न हो, समाज छरित न हो। बहुत सारी कहानियां मैंने साहित्य से उदाहरण लिख रखे थे, उन्हें मैं छोड़ती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बात जो मैं कहना चाहती थी वो मुकम्मल हो गई है। और एक अंतिम एक उनकी कहानी की बात करूंगी। प्रेमचंद की कहानी है मानसरोवर सरोवर के खंड 2 में संकलित है, गृहनीति कहानी है। गृहनीति कहानी में एक पुरुष पात्र जो है वो सास बहू के झगड़े का निपटारा करता है। सास के सामने, अपनी माँ के सामने जब वो बात करता है तो वह अपनी पत्नी के अधिकारों की रक्षा की बात करता है। माँ अगर कहती है कि वो ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, तो कहता है कि नहीं वो सही कर रही है। क्या तुम मुझसे अपेक्षा करती हो कि मैं तुम्हारी पांव दबाऊं, या मेरी सास मुझसे अपेक्षा करेंगी कि मैं उनके पांव दबाऊं। लेकिन जब वो पत्नी से बात करता है, माँ बेटे की बात में जब पत्नी आ जाती है तो पत्नी को बड़ी चालाकी से फुसलाता है। दोपहर की भोजन कहानी आप याद करिए, सिद्धेश्वरी किस तरह बांधे रखने का प्रयत्न करती है, उसी तरह वह जो गृहनीति का युवक है वो कहता है नहीं वो तो तुम्हारी बड़ी तारीफ करती थी माँ, तुम्हें कहीं कष्ट न हो, सुबह ठंड से मैं उठने में पानी गर्म करने की बात करती थी, भोजन खुद बनाने की बात करती थी, महाराज रखने की बात करती थी। तो वस्तुतः इस कहानी का उदाहरण मैंने क्यों दिया कि प्रेमचंद भी उसी कहानी के चतुर पुरुष पात्र की भांति स्त्रियों को यह एहसास दिलाना चाहते थे कि वह उनके दुख सुख को समझते हैं, उनके दुख सुख को माणी दे रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन स्वाधीनता उतनी ही कि उससे परिवार छरित न हो।
यानी हमारी जो स्वाधीन पतंग की डोर जो है वो हाथ में होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि इस तरह के आदर्श की जो झांकी है वो हमारे पूरे साहित्य में, पूरे सिनेमा में प्रतिबिंबित होती है। अब हम दिल दे चुके सनम फिल्म को याद कीजिए, प्रेमी के पास लौट करके नहीं आती है जो नायिका है, वो अपने पति से बंधी रहती है। वो 7 फेरे का जो गरिमापूर्ण जो आदर्श है, तो प्रेमचंद की कहानियां अगर 1915 से 36 तक इस आदर्श की बात कर रही थी तो क्या बुरा कर रही थी? हालांकि कहीं कहीं वो इसका अतिक्रमण करते हैं। कुसुम कहानी में थोड़ा सा अतिक्रमण है, बहुत लंबे लंबे पत्र लिखती है कुसुम अपने पति को जो शादी के बाद उसे लिवा नहीं जाता। अनुनय विनय, यहाँ तक कि जो कहानी का सूत्रधार है वो कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों है, वो इतनी रीढ़ विहीन क्यों है, लेकिन जैसे ही उसका पति मांग रखता है कि विलायत जाने के लिए पैसे मिलेंगे तो पत्नी को ले जाऊंगा, वहां कुसुम फुफकार करके उठ खड़ी होती है। तो कुछ एक पात्रों में इस तरह का स्वत्व बोध है, विरोध है, जीवन का शाप कहानी में है। लेकिन जब हम समग्रता की बात करें, अपवादों की बात तो हम नहीं करते ना, तो समग्रता में स्त्रियों के लिए एक आदर्श की सीमा रेखा प्रेमचंद ने भी खींची। धन्यवाद, काफी बात किया मैंने, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मैं जो कहना चाहती थी मेरी बात आपके हृदय तक पहुंची। और हिंदी आलोचना में ये गुण है कि हम या तो किसी को देवता बना देते हैं या तो किसी को राक्षस बना देते हैं, या तो खलनायक बना देते हैं। हाँ, या तो महानायक या तो खलनायक। तो प्रेमचंद को महानायक भी न बनाए, स्त्री के संदर्भ में मैं बात करूंगी, और खलनायक भी न बनाए, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया वो उनके समय की भी सीमा थी, उनके विचारों की भी सीमा थी। इसीलिए वो अपने लेखों में जो लिख रहे थे, कहानी उपन्यासों में कई बार वो घटनाएं उनके उन विचारों से संगति नहीं बैठा पा रही थी, मैच नहीं कर पा रही थी। नमस्कार, धन्यवाद, मुझे आपने सुना, वक्त दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद जी, बहुत शानदार। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि मुझे पता नहीं, मैं जब भी प्रेमचंद को पढ़ती हूँ तो वो पहले किसी भी स्त्री चरित्र को बहुत आगे ले जाते हैं, लेकिन एक कहते हैं कि उसे स्वीकार करना, वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। चाहे वो मालती हो, चाहे वो सुखदा हो कर्मभूमि की, और चाहे वो जालपा हो, कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई खोट निकाल देंगे कि वो नायक से 1 इंच नीचे रहे। वही है ना, और नायक जो स्त्री पतंग है, और नायक जो उनका बिगड़ा हुआ है, और नायक जो उनका बिगड़ा हुआ है, लगभग हमारे समाज में कटी हुई जो पतंग होती है वो कहीं नहीं रहती, कटी पतंग कहीं की भी नहीं होती। तो स्त्री भी अगर च्युत हो जाती है अपने परिवेश से, दार से बिछुड़ी पड़ी है आप कृष्णा सोबती की, तो वो कहीं की नहीं रहती। तो उसे कहीं की रखना है तो परिवार में रखना है, समाज में रखना है, स्वतंत्र अस्तित्व देने को नहीं तैयार है। उनका स्वर स्त्रियों के प्रति या तो सुधारवादी है या तो आदर्शवादी है, इसके आगे प्रेमचंद नहीं जाते। एकाध अपवादों की बात मैं नहीं करती, वो कहीं कहीं थोड़ा सा और उनके जो चरित्र है, पुरुष चरित्र है दी, अमरकांत या सलीम या फिर जालपा में जो है वो एकदम ढुलमुल चरित्र है, लेकिन फिर भी वो नायक बने हुए। मतलब ये मुझे बड़ा अजीब विरोधाभास लगता है। वही, ये तो है, ये है, समस्या है। इसीलिए स्त्री विमर्श की जरूरत पड़ी, इसीलिए स्त्रियों ने पुरुष कथाकारों के लिखे हुए को नकार करके कहा। इसी संदर्भ में शिवरानी देवी का एक उदाहरण छूट गया मुझसे, मैं जोड़ दूं जब आपने स्त्रियों की बात की कि शिवरानी देवी कहानियां लिखने लगी। तो जब शिवरानी देवी ने कहानियां लिखनी शुरू की तो प्रेमचंद ने पहले क्या कहा उनसे कि तुम क्यों लिख रही हो, तुम्हें क्या जरूरत थी इस आफत में जान फंसाने की। और तब शिवरानी देवी कहती हैं कि अगर ये आफत है, जलना है, खून जलाना है, तो आप क्यों जलाते हैं। तो पहले विरोध करते प्रेमचंद, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि श्रीमती प्रेमचंद को बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप उनकी पुस्तक की आलोचना कर सके। साहित्य जगत से उन्हें अभी तक बहुत कम इंसाफ मिला है। संभवतः इसका कारण यह है कि उन पर मेरे व्यक्तित्व की छाया पड़ जाती है और मुमकिन है कि कुछ अक्लमंदों की निगाह में मैं ही उनकी कहानी रचनाओं का असली लेखक हूँ। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि उन कहानियों के साहित्यिक साज सिंगार में मैंने मदद की है, पर इन कहानियों की कल्पना श्रीमती प्रेमचंद की है और उसे पूरी तौर पर रूप भी उन्होंने दिया है। एक योद्धा स्त्री उनकी प्रत्येक पंक्ति में बोल रही है। मतलब प्रेमचंद स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि स्त्री के संघर्ष को
जिस तरह शिवरानी देवी, उन्होंने योद्धा स्त्री जब कहा है तो उसका संघर्ष वो जान सकती है। बाकी तो रचनाकार हम तो दूर दूर से देख के कुछ भी लिख सकते हैं, हम अपनी सहानुभूति का परस दे सकते हैं, लेकिन अपने निज की बात स्त्री जिस तीव्रता के साथ कह सकती है, उसका अभाव तो प्रेमचंद की रचनाओं में मिलता है। और यही प्रेमचंद की दलित चेतना पर जब आप सोचते हैं तो यही बात है। इसलिए वो सदगति कहानी हो जिसके विरोध में खड़े हो जाते हैं दलित रचनाकार, सही है। जिस तरह दुर्गति होती है दुखी के साथ मृत्यु के उपरांत, कफन कहानी में, मतलब कहीं कहीं मुझे क्षमा याचना सहित अपने श्रोताओं से मैं कहूंगी कि कहीं कहीं प्रेमचंद की कहानियों के साथ असहमति बनती हुई दिखाई देती है। भले ही आप उनकी कालजयी कफन कहानी की बात करें, बुधिया प्रसव पीड़ा में है और दो कितने भी निर्लज्ज व्यक्ति हों, इतना संवेदनहीन व्यक्ति, ये कल्पना है, यथार्थ है, पता नहीं क्या है। और इस पर प्रश्न उठने चाहिए, बात होनी चाहिए, बिना प्रेमचंद के अवदान को कम किए उन पर आलोचनात्मक बहसें निरंतर जारी रहनी चाहिए। और शुभजीता को धन्यवाद, इसने इस क्षेत्र में पहल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो वक्तव्य बहुत कुछ सिखाने वाला रहा, बहुत कुछ नई जानकारी मिली, और हम आपको बार बार चाहेंगे कि आप बार बार इस पटल पर अलग अलग विषयों पे बात करें। गीता दी शुभजीता के लिए एक विशेष स्तंभ भी लिखती है, ऐसे कि सुन के नाम से, और वो उसमें इतनी सारी जो लेखिकाएं हैं, जो समसामयिक विषय हैं, उन पे गीता दी बात करती है। मैं सभी से आग्रह करूंगी कि शुभजीता पे वह लेख गीता दी का मैं शेयर भी करती हूँ फेसबुक पेज पे, जरूर पढ़ें। ऐसी ऐसी कवियत्रियों के बारे में बात करती हैं, ऐसी ऐसी रचनाकारों के बात करती हैं जिनके बारे में हमने नाम भी नहीं सुना, और वो गीता दी का लेख सुन के पता चला। मैं बोलती हूँ दीदी ये भी था क्या, ये भी था, और वो बोलती है कि हाँ ये था। तो उनपे भी मैं चाहूंगी कि आप लोग भी जरूर गीता दी का ये स्तंभ पढ़े। और गीता दी आपका बहुत स्वागत, हम आपको बार बार इसी तरह इस मंच पे चाहेंगे, नए नए विषयों के साथ, अलग अलग रूपों में। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और पूजा तो शानदार, बहुत संचालन करिए। कामायनी संजय जी को बिल्कुल, अभी मुझे बुलाना है, आधार है, बहुत बुलाना है, शुक्रिया। अभी मुझे बुलाना है गीता दीदी के बारे में। गीता, बिल्कुल गीता दीदी के बारे में मेरे तो कोई शब्द नहीं है कि जब वो बोलना शुरू करती है ना तो सबको वो चुप करवाते हैं। और हाँ, हम लोग भी आपसे बहुत सीखते हैं, बहुत सीखते हैं कि अब गीता दीदी बोलना शुरू कर रही है, अब हमें वो सुनना है। जिस तरह से गीता दीदी ने कहा कि स्त्री विमर्श पर उन्होंने लिखा तो है लेकिन एक सीमा में बंधकर, इसे मैं भी मानती हूँ। ए लड़की अगर उपन्यास को हम पढ़ते हैं तो उसकी लड़की अपनी बातों में स्पष्ट है और उसकी माँ अपनी बातों में स्पष्ट है, लेकिन वहीं प्रेमचंद्र को हम वैसे नहीं देखते। वहां गोदान में हम क्या देखते हैं कि रूपा और सोना व्यवस्था को स्वीकार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सकारात्मक रूप से हम मालती को देखते हैं कि वो बातें करती हैं, एक शिक्षित नारी को वहां पे दिखाते हैं। बूढ़ी काकी में हम देखते हैं कि बूढ़ी काकी चुप है, तितली बना देते हैं, वो चुप है, वो क्या करे। संवेदना तो प्रकट हो रही है, संवेदना तो प्रकट हो रही है, लेकिन क्या करे। बड़े घर की बेटी अपने देवर से लड़ाई तो कर रही है, लेकिन संवेदना को प्रकट कर रही है, वो अपने दुख को प्रदर्शित कर रही है, व्यवस्था से वो नहीं लड़ रही हैं। उस समय तक 498 नहीं आया था ना, क्या करते, प्रेमचंद भी क्या कर सकते थे। बिल्कुल, तो वो एक समय ही था। अभी भी 498 का लोग इस्तेमाल करने से हिचकते हैं। बिल्कुल, अभी भी हिचक है, होता है। ये कहने में कोई कई बार इसका दुरुपयोग होता है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल करने में लोग हिचकते हैं। दुरुपयोग तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन किसी चीज का दुरुपयोग होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो चीजें बेकार हो। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये उस समय की ही बात नहीं है। बिल्कुल, ये उस समय की ही सिर्फ बात नहीं है। ये जो संवेदना है, ये जो विमर्श है, वो आज भी देखने को मिलती है। सिर्फ गांव या गांव क्यों, शहर में ही कुछ थोड़े ज्यादा हम हंस देते हैं तो बिल्कुल हाँ, गीता के शब्दों में कि अगर स्त्री पुरुष होना चाहे तो उसे कुछ और नाम दे दिया जाता है। बिल्कुल, आज भी प्रेमचंद्र हमारे सामने वर्तमान रूप में है, उन्हें भूत कहना गलत होगा। उन्होंने जैसे शुरुआत की थी, तो हमें इसे बदलना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ मैं थोड़ा ज्यादा ही बोलने लग रही हूँ। मैं कामायनी दीदी को कहूंगी कि दीदी आप आए और प्रेमचंद्र जी के विषय में कुछ कहें।
क्या माइत्री दीदी मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद पूजा जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार आप सभी को। मैं यहाँ पर तकनीकी संचालिका के रूप में जुड़ी हुई हूँ। बोलने का मेरा कोई विशेष आग्रह नहीं, परंतु मैंने निकिता जी को, गीता दी को बहुत स्नेह और प्रेम से सुना, बहुत ध्यान से सुना। अक्षरशः जब निकिता जी बोल रही थी तो लग रहा था कि जो भी बातें कह रही हैं बहुत सही कह रही हैं, और जब गीता दी कहने लगी, बोलने लगी, तो लगा कि जो भी बातें कह रही हैं बहुत सही, बहुत सटीक कह रही हैं। तो किसी को सुनकर ऐसा नहीं लगा, कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं हुआ मन में। निकिता जी कहे जा रही थी तो लग रहा था कि बहुत सही कह रही हैं, सचमुच ये बातें हैं प्रेमचंद साहित्य में। गीता दी जब कहने लगी तो लगा कि बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बातें सचमुच प्रेमचंद साहित्य में हैं। और इसके साथ में केवल सुन नहीं रही थी, मैं सोचती भी जा रही थी कि किस तरह से इसे जोड़ा जाए। कुछ हद तक प्रेमचंद को सुनना, जानना, पढ़ना, पढ़ाना मैं भी करते आ रही हूँ शिक्षिका के तौर पर। मैंने जो अपनी जो मेरी सोच है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई साहित्यकार लिखता है या पढ़ता है तो वो साहित्यकार भी हमारी ही तरह एक आम जन होता है। उसकी भी अपनी एक सोच होती है, उसका भी अपना एक दायरा होता है, एक समय होता है। वो अपनी सोच का अतिक्रमण कभी कभी करता है, कर सकता है, संभव है। अपने दायरे का अतिक्रमण भी कर सकता है, संभव है। परंतु अपने समय का अतिक्रमण कर पाना हमारे लिए बहुत कठिन काम है। असंभव ये भी नहीं है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु समय का अतिक्रमण कर पाना बहुत कठिन काम है। गीता दी को सुनते हुए यही लगा कि प्रेमचंद उस समय का अतिक्रमण नहीं कर पाए। उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी का उदाहरण दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जयशंकर प्रसाद जी उस मामले में उलझे ही नहीं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया नारी की केवल श्रद्धा हो, विरोध से बच गए। परंतु प्रेमचंद जी उस विरोध में फंस गए। आकर उन्होंने नारियों को ही हथियार बनाकर गृह कलह को शांत करने की जो कोशिश की, वो आज के दौर में फंसते जा रहे हैं। उस दौर में या आज से 2 दशक पहले के दौर में शायद ये बातें बड़ी पसंद की जाती होंगी और बड़े आदर की नजर से देखी जाती होगी कि स्त्रियों को ऐसा ही होना चाहिए। सचमुच जब आनंदी को हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, पर धीरे से टीसता है मन में कहीं कि ओ इसका मतलब ये कि देवर के तमाचे खाकर भी तुम परिवार को जोड़े रहो, या देवर के खड़ाओं की चोट बर्दाश्त करके भी परिवार को जोड़े रहो। पर वो त्याग है, लेकिन ये त्याग केवल स्त्रियों के लिए ही क्यों है, ये हमारा आज का प्रश्न है। तो तरह तरह की बातें हमारे मन में उठती हैं और बस इन बातों को शांत करने, इन प्रश्नों को शांत करना या उठाना हमारे ही अपने मन का काम है। अगर हम प्रेमचंद को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम भी देखेंगे कि वो एक साधारण व्यक्ति हैं। कलम का जोर उनके पास है, जो भी सोचते हैं, जो भी कहते हैं, वो लिखते हैं। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जी में मुझे सिर्फ इतना ही फर्क समझ में आता है, दोनों ही महान साहित्यकार हैं। इतना फर्क समझ में आता है कि प्रेमचंद जी का साहित्य जो है बहुत ही व्यवहारिक है। उन्होंने कोई निर्णय हमारे सामने नहीं रखा, समाज का यथावत उस समय का जो चित्रण था, चरित्र था, वो रख दिया। अब उसको अपनी नजरिए से हम चाहे जैसे भी उसका विश्लेषण करें। जैसा कि निकिता जी ने कहा कि उन्हें एक तरह से हम दलितों का साहित्यकार मान लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि दलितों का ही साहित्यकार मान लिया जाए। उस समय के समाज का जो रूप था उन्होंने रखा। अगर किसी एक फ्रेम में हम उन्हें बांधने जाएंगे तो हमें निराशा होगी। स्वतंत्र रूप से उन्हें अगर हम छोड़ दें, पढ़ें, समझें, तो हमें हर जगह आशा की एक किरण दिखेगी। प्रेमचंद जी की ही मैं नाम नहीं ले रही हूं, एक स्त्री पात्र कहती है कि जिस उपन्यास का आप दोनों ने ही दिया था उदाहरण, मैं वहीं से ले रही हूं कि एक स्त्री पात्र कहती है कि ये शरीर रूपी पिंजरा आत्मा रूपी पंछी को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है।
ईश्वर ने इस शरीर रूपी पिंजरे को आत्मा रूपी पंछी को सुरक्षित रखने के लिए बनाया है, और यह जब उसे कैद, उसकी उड़ान को कैद करने लगे तो इससे मुक्त कर देना ही उसे आवश्यक है। तो संक्षिप्त उन्होंने हमारे सामने उसके सॉल्यूशन यानी कुछ समस्याओं के समाधान भी रखे हैं, पर उन्हें जिस नजरिए से हम पढ़ेंगे समझेंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। मैं सिर्फ अपनी तरफ से यही कहना चाहती हूँ कि एक बड़े साहित्यकार को भी स्वतंत्र रहने दे, वो जैसे हैं उसी तरह से उन्हें हम पढ़ें, समझें और उनकी हर बातों में से अपने हिसाब का तर्क निकालें, पर किसी दायरे में उन्हें न बांधे। जब स्त्री विमर्श पर तो मुझे कुछ लगा, क्योंकि समय बदल रहा है, गीता जी ने जो कहा मुझे उसमें 100% सच्चाई नजर आ रही है, परंतु जब उन्हें दलितों का ही केवल नेता मान लिया जाता है तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं हैं प्रेमचंद साहित्य में। केवल वो दलितों के साहित्यकार नहीं है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान उनके साहित्य में हमें मिलता है। उनके साहित्य के विविध रूप देखने को मिलते हैं। शिवरानी देवी ने उन्हें चाहे जिस तरह से देखा हो, परंतु उस कठिन दौर में और रूढ़िवादी युग में शिवरानी देवी से विवाह करके एक ज्वलंत उदाहरण उन्होंने रखा था अपने जीवन में, जो कि मनसा वाचा कर्मणा उन्होंने जो किया था उसे भी हमें याद रखना चाहिए। और आज के दिन जब उनके जयंती का हम पालन कर रहे हैं, तो उन्हें यह अवश्य माने कि वो एक महान साहित्यकार थे, और आज भी कहीं न कहीं उनकी रचनाओं की प्रासंगिकता है ही, बहुत अधिक है। इसी के साथ मैं अपने आप को अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। है बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा कि वे हमारे लिए वर्तमान है। जरूरी ये है कि हमें वो कलम उठानी है। कलम हम सब उठाते हैं, लेकिन उनकी संवेदनाओं को, प्रेमचंद्र के संवेदनाओं के, उनके स्वभाव को, उनके भावों को हमारे सामने लाना है। प्रेमचंद्र जी ने कहा भी है कि अगर जब कलम उठाते हैं एक लेखक, तब फिर हम दूसरों की बातें क्यों सोचते हैं, फिर तो हम लेखक है ही नहीं। पूजा जी, ये बात उन्होंने कही है। बिल्कुल, मैं एक बात रखना चाहती हूँ। वर्तमान है, पर हमारे वर्तमान में भी कई कमियां होती हैं, जैसा कि गीता मैम ने उठाई सारी बातें, तो हमें अपने वर्तमान की कमियों को छोड़कर उसे स्वीकार करना चाहिए। जो बातें उठाई गई हैं वो 100% सही है, तो हमें सिर्फ वहां से अच्छाइयों को चुनना है, लेना है, उन्हें किसी एक दायरे में नहीं बांधना है। स्त्री विमर्श में देखें अगर, तो सचमुच बहुत सारी बातें रह गई हैं। कभी भी हम किसी भी एक वर्ग को केवल त्याग के लिए नहीं रख सकते कि तुम त्याग करते जाओ और उसी पर समाज टिका रहे। तो वर्तमान की कमियों को हमें दृष्टिगत रखना होगा और उसे स्वीकार भी करना होगा। केवल एक पक्ष में सोचकर ही हम व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुषमा दीदी छूटी हुई हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी। और दीदी, आप सबका धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। मैं इसके साथ ही अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। स्वागत है दीदी। सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत आभार इस आयोजन से जुड़ने के लिए, तकनीकी सहयोग के लिए कामायनी संजय जी और गीता दी। हमेशा की तरह एकदम सुनने को लग रहा था कि बस मैं सुनती चले जाऊं, और सोचिए अगर ऑफलाइन होगा तो कितनी तालियां बजती। मैं उन तालियों की गड़गड़ाहट के बारे में सोच रही हूँ। और निकिता के का भी जो पेपर था, जो भी पर्चा था, विषय बहुत अच्छा चुना था, बहुत अच्छा पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था निकिता। और जहाँ तक मैं ये एक बात कहूंगी कि देखिए, जब हम किसी साहित्यकार को कालजयी कहते हैं ना, तो उसके साथ उम्मीदें भी कालजयी हो जाती हैं। उसको दायरे में बंधना ही पड़ेगा।
आप ये कहकर नहीं छूट सकते हैं कि आप अपने साहित्य और समय में लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप कालजयी हैं और आपको कहा जा रहा है, ये अलग बात है कि कोई लेखक ये सोच के नहीं लिखता है कि वो कालजयी होगा, वो लिखने समय लिखता है, उसके दिमाग में और कोई बात नहीं होती, उसे कालजयी हम ही बनाते हैं। लेकिन जब वो बड़ा बन जाता है तो उसे उम्मीदें हैं और उसे उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा, चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मेरे बाद आने वाली पीढ़ी है, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। कथनी और करनी में फर्क करेंगे और महान बने रहेंगे तो ऐसे नहीं होगा। इस बात को मानिए, क्योंकि जब तक हम एक स्टैंड नहीं लेंगे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और छूट देते रहे कि उनका समय वैसा था, वैसा समय था, तब तो भैया हमको दुर्योधन को भी माफ करना पड़ेगा कि दुर्योधन का भी समय ऐसा था, इसीलिए उसने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया। जो गलत है उसको कभी किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी छूट नहीं ले सकता, रावण भी छूट नहीं ले सकता था, जो गलत था। द्रौपदी को कर्ण ने वेश्या कहा था तो कर्ण का वध हुआ था। तो ये तो साहित्यकार हैं, वो लोग तो राजा महाराजा थे, उन लोग का युग वैसा था। ये तो आज के युग में लिख रहे हैं, उन पे तो सवाल उठेंगे ही। आप इन सवालों से कैसे बचेंगे? खैर, ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये मुझे कहना था। इस पे चर्चा बार बार होती रहेगी, ये अलग अलग विषय अलग अलग अंदाज के साथ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे आयोजन होते रहेंगे। कल हमारा एक विशेष कार्यक्रम है। कामायनी जी, हम लोग आपसे बाद में बात करते हैं, अभी वैसे भी सुषमा, मैं एक बात जोड़ दूं। हाँ, हमारे धन्यवाद ज्ञापन को बीच में रोक के कामायनी ने बहुत अच्छी बात की। मैं सुन रही हूँ। हाँ, प्रेमचंद ने विधवा विवाह किया, शिवरानी देवी से विवाह किया, क्रांतिकारी कदम था, लेकिन अपनी पहली पत्नी के साथ उन्होंने जो किया उस पर भी बात होनी चाहिए। तो हम समग्र रूप से बात करें। बिना तलाक के छोड़ा था, कोई तलाक का बिल पास नहीं हुआ था, बिना तलाक के छोड़ा था। पहली पत्नी के साथ उन्होंने जो किया उसकी बोला जा सकता है। और शिवरानी देवी ने ही पहल की बिना पहली तलाक के, और इसलिए दिया था कि वो सुंदर नहीं थी। के लिए आएंगे तो जाऊंगी, प्रेमचंद गए नहीं लाने के लिए, है ना। तो ये अपनी बेटी की शादी में गीता दी समग्रता में बात करने की जरूरत है, एक तरफ करके नहीं। और अपनी बेटी की शादी में 4000 रुपए दहेज भी दिए। बस यही मैं एक अपनी बात रखना चाह रही थी कि बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ उठ रही हैं। और जैसा कि सुषमा जी ने कहा कि किसी भी ये बहस आगे चली जाएगी, मुझे लगता है इसके लिए और एक परिचर्चा हमें रखनी होगी। बहस में तो ये परिचर्चा को हम बहस में तो परिणित बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। बस अच्छा है, बहस होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बहस अच्छी बात है, होनी चाहिए। नहीं, बहस ना बिल्कुल नहीं। ऐसे मुक्त पटल पर जहाँ लोग किसी को सुनने के लिए, देखिए, बहस शब्द को सकारात्मक अर्थ में लीजिए, सकारात्मक शब्द में लीजिए। बहस का मतलब हमेशा वो नहीं होता है, हम लोग बहुत सकारात्मक अर्थ में इसे लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसे भी उसी रूप में लिया जाए। मैं अपनी बस एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि किसी भी साहित्यकार को कालजयी बनाना किन किन बातों पर निर्भर करता है, आगे एक परिचर्चा इस पर भी जोड़ी जाए। एकदम बिल्कुल एकदम आपका आपके सुझाव का स्वागत है। कालजयी बनाना किसका काम है? क्या वो कालजयी बनना साहित्यकार का काम है, या हम जैसे श्रोताओं का काम है, या पाठकों का काम है? तो मैंने कहा, कोई लेखक ये सोच के नहीं लिखता कि वो कालजयी होगा, वो तो उसके सामने जो चीजें होती है वो लिखता है, उसे बनाते हम लोग हैं और उसे झेलते भी हम लोग भी हैं। तो कहते हैं यही चीजें। ये अगली चर्चा का विषय है और इस पे निश्चित रूप से बात होगी। फिलहाल के लिए आज का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी दर्शकों को जुड़ने के लिए आभार, बहुत आभार, एकदम जबरदस्त, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दीदी, नमस्कार दीदी, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, एकदम बिल्कुल धन्यवाद।